हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hello welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वर्ल्ड मैपिंग का एक और पार्ट। बेसिकली आज के इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो शायद आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम अफ्रीका को जो है वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम अफ्रीका के सारे प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और इन सब को साथ में इसके ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स और साथ में इसके जो फिनोमिनाज हैं रिलेटेड विद फिजिकल ज्योग्राफी उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, मेरे आप सभी से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है, नेवर ट्राई टू मेक नोट्स इन लाइव क्लास। देखिए, आप क्लास को 2 बार देखिए और इस चीज को समझिए कि दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप क्लास को जो है वो 2 बार देख सकते हैं। देखिए, आप पहली चीज जो है ये करें कि क्लास को पहले पूरा देखें और समझे मैं क्या बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको उस समय समझ में नहीं आएंगे, आगे समझ में आ जाएंगे। अब इससे होगा क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग। अब एक बार आपने पूरा देख लिया, उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके साथ याद रखिए कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इवेंट आया अफ्रीका से रिलेटेड, मैं 10 मिनट का केवल उसमें एक वीडियो बनाऊंगा जब कभी कोई इवेंट आएगा, लेकिन फिर आप उसमें जियोपॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। याद रखें कि कोई इवेंट हुआ, केवल उसकी जानकारी जान लेने से कुछ नहीं होता। जो सामान्यतः बच्चे देखते हैं कि मान लीजिए इजराइल का जो है युद्ध हुआ, तो केवल इजराइल के बारे में नहीं, आप देखेंगे तो उसके आसपास जब भी कोई मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें उसके आसपास के बारे में कुछ ऐसी नी जर्क यानी कि कुछ ऐसी की पॉइंट्स होते हैं उसमें, जिसको अगर आपने समझा तो आपको बेहतर आंसर राइटिंग आ पाएगी। इजराइल ने हमास पर जो है हमास के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया, हमास ने अटैक कर लिया, ये जानकारी, लेकिन उसके में फिर गांधीयन एंगल क्या होगा, मैंने वीडियो बनाया था, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अलग अलग डायमेंशन से चीजों को देखना होता है। उसी प्रकार से अफ्रीका के केस में आपको समझाना चाहूंगा, यहां जो है स्लेव ट्रायंगल है एक। फाइन, अब इस स्लेव ट्रायंगल के लिए डेडिकेटेड वीडियो की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे कि भारत से जो है धन का निष्कासन हुआ था, लगभग 45 ट्रिलियन US डॉलर माफ कीजिएगा ब्रिटेन ले गया था। अब ये जो कंडीशन है, जब आप इसे आंसर में लिखेंगे तो आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि आप सही कह रहे हैं, यह समझाने के लिए आप अफ्रीका का एग्जांपल लेंगे। अब अफ्रीका के एग्जांपल में आप समझाएंगे कैसे स्लेव ट्रायंगल था, इस स्थान से जो है वो शिप लेकर चलता था, यहां जाता था, यहां जाता था। ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, ये स्लेव ट्रायंगल कहलाता है। अब इसके बारे में जब आपको समझ विकसित होगी तब आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर? तो एक चीज, मैं इसमें पूरा अफ्रीका कंपाइल करने वाला हूं, हम सब कुछ देखेंगे, बट ये याद रखें कि आपको इसके नोट साथ में नहीं बनाने। और दूसरी बात याद रखिए, अगर आप इसका जो है वो PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज है, देखिए, आई नो आप सभी लोग जो है क्लास के नोट्स बनाते होंगे और इसको बेहतर तरीके से एंजॉय करते होंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और ये एडवाइस है, याद रखें कि 15 तारीख की डेट पास आ रही है और क्लोजिंग डेट है बेसिकली इस बैच की। याद रखिए, इस बैच में जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, अभी 1-2 क्लासेस ही हुई हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसका पार्ट बने, आपके पास तीनों वैलिडिटीज है, कोशिश करें कि इनमें से एक वैलिडिटी के साथ आप कोर्स में आ जाएं। एक सिस्टमेटिक मैनर में चीजों को करना, एक जो है डेडिकेटेड टीचर आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता जाएगा, उसको समझना, नोट्स मेकिंग। आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको जो है वो एक तो क्लास के नोट्स मिलेंगे, साथ में आप सोचिए कितनी कुछ चीजें होती हैं। आपके पास जो है वो क्लास के नोट्स होंगे जो आप खुद बनाएंगे, साथ में हैंडआउट्स आएंगे जो कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति हमारे द्वारा नियुक्त होगा, वो बिहाफ में आपके नोट्स बनाएगा। जो टीचर क्लास में हर एक बात कह रहा है उसके, वो भी क्लास के साथ ही आपको दिया जाएगा। लाइव क्लास में वो आपके साथ ही बनाएगा नोट्स और तुरंत जो है क्लास खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएंगे। साथ में आपके पास वो PDF होगी जिस PDF से टीचर ने पढ़ाया होगा, यानी कि जहां से टीचर ने पढ़ाया वो PDF, जो टीचर ने, जैसे आप मेरी यहां से PDF डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार से आप PDF वहां से डाउनलोड करेंगे, आपके पास वो PDF हुआ करेगी और साथ में आपको मिलेगा वो सारा कंटेंट जो रिक्वायर्ड है स्टडी IQ के साइड से। अब ये हो गया क्लास में, लाइव क्लास में आप ऑडियो वीडियो में तक डाउट पूछ सकेंगे, साथ ही आपको मेंटर अलॉट होगा जो आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर करेगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है आंसर राइटिंग का, डेली एक क्वेश्चन आएगा, टीचर एक क्वेश्चन देकर जाएगा, आप उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर को मेल करेंगे, टीम उस आंसर को एवेल्युएट करेगी, आपको मॉडल आंसर देगी और साथ में आपको क्या देगी, साथ में आपको रिमार्क्स देगी। अब इतनी सारी चीजें हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, इसके साथ प्री आएगा। तो आप सोचिए, जो पैरेलल क्लासेस चल रही हैं उसके समानांतर एक और क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी क्रैश कोर्स के टाइप,
जिसमें आपको जो है वो एक बार में सब कुछ प्री से पहले पूरा पढ़ा दिया जाएगा। जो चल रही हैं क्लासेस वो चलती रहेंगी, साथ में एक बार क्रैश कोर्स कराया जाएगा और उसके साथ आप प्री देने जाएंगे। आप सोचें कि नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, फिर क्रैश कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चलेगी। अब इन सब के साथ जब आप उतरेंगे मैदान में तो सोच कर देखिए कितनी बड़ी जो है वो पॉसिबिलिटी है, कितनी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम क्लियर हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आई परफेक्टली नोज के जो इस प्रकार से क्लासेस लेना है, ये लंबी लंबी क्लासेस अटेंड करना है, ये वही स्टूडेंट करते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन होता है सक्सेस पाने के लिए, यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। यूपीएससी इज नॉट अ टफेस्ट एग्जाम, ये सबसे कठिन एग्जाम नहीं है, स्मार्ट एग्जाम है, इसमें स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये सब बताते समय मेरे अंदर जो फीलिंग आती है, मजा आता है उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने पढ़ाने में जिनके अंदर जो है जुनून हो पढ़ने का। तो देखिए, मैं जानता हूं कि अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उस बैच में आने के बाद भी पढ़ेंगे। वहां बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सभी उस जर्नी का पार्ट बने। कॉस्ट कभी ज्यादा नहीं होता और हमेशा ज्यादा होता है। फाइन, लाखों रुपए की फीस भी ज्यादा थी तो आपको यहां पर यह फीस भी ज्यादा ही लगेगी। फाइन, मिनिमम कॉस्ट पर प्रिवेल करने के लिए आप मेरे कोड का AK लाइफ का यूज कर सकते हैं। भाई मैं एकदम स्पष्ट बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोड लगा लोगे तो मैं बहुत कोई धनवान हो जाऊंगा। बस सिंपल सी बात है, इट इज लाइक एप्रिसिएशन। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे तो मुझे जो है स्टडी IQ की तरफ से ये आता है कि आपका पढ़ाना अच्छा है, जिससे बच्चा जो है वो पेड कोर्सेज में यानी कि हमारे कोर्सेज का पार्ट बन रहा है, सक्सेस की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है। फाइन, तो इट इज लाइक एप्रिसिएशन। इस कोड को थोड़ा सा ध्यान रखें तो शायद आपको सफलता जल्दी मिले इस बैच में आने के पश्चात। चलिए, तो ये मेरी एडवाइस थी। उम्मीद करता हूं आप सभी आ रहे हैं और हम अब अपना अफ्रीका वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले तो यहां ध्यान दें, याद रखें आपको कुछ इस तरीके से अफ्रीका ड्रॉ करना है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। इस तरीके से आपको अफ्रीका दिखाई देगा। याद रखिए कि अफ्रीका के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यह मुख्यतः भूमि क्षेत्र है अफ्रीका का। इसमें आप पाएंगे यहां ऊपर अरब का प्रायद्वीप है जो अफ्रीका का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। क्लियर? चलिए, तो देखिए मैंने इसका आउटर जो है पार्ट पहले ही करा दिया है आपको। यहां आप पाएंगे, यहां आपको लाल सागर दिखाई देगा, इसके ऊपर जो है अरब का सागर, अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा। अरब के प्रायद्वीप के ऊपर आपको जो है फारसी खाड़ी दिखाई देगी। क्लियर? अब इसके ऊपर जो है भूमध्य सागर दिखाई देगा, उन्हीं स्मगलर्स का सागर जहां से जो है सारे यूरोपियंस आज के समय ट्रेड करा करते हैं। क्लियर? यहां पर आपको जो है सनाई जल संधि दिखाई देगी। याद रखिए, सनाई का जो स्थल एरिया है यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो दो तरफ से खाड़ी से घिरा हुआ है, करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। एक अक्काबा की खाड़ी है और एक जो है वो सुएज की खाड़ी है। इसके बीच में सनाई है जिसके बीच में जो है वो कैनाल बनाई गई है, नहर बनाई गई है। मुझे आपसे जानना है कौन से सन में बनाई गई है, इसके द्वारा भारत में क्या प्रभाव हुआ ये भी समझाइएगा। ओके, अब इसके आगे जाएंगे बच्चे तो यहां पर जिब्राल्टर है। याद रखिए, जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर की संधि जो है मोरक्को और स्पेन के बीच में आती है। ब्रिटेन वाला एरिया इसमें आता है, ब्रिटेन इस पर विजिलेंस रखता है। और ये याद रखिएगा, यहाँ एक पहाड़ का नाम बेसिकली क्या है, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर का एरिया जो है वो आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में हम देखने वाले हैं। और ये भी याद रखिएगा कि उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत सारे डायमेंशन आएंगे, हमें 3D डायग्राम्स और इससे समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्लास को जरूर देखेंगे। और इसका एक रीजन भी है, वो क्लास बेसिकली जो है वो मैराथन फिजिकल ज्योग्राफी की, ये बेसिकली मेरे खुद के कहने पर मतलब कि जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी एक मैराथन में कराई जानी चाहिए, वो मेरे इनिशिएशन से स्टार्ट हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो है वो गलत प्रूफ ना हूं, आप सभी लोग जो है उस क्लास को लाइव अटेंड करें, ऐसी अपेक्षा मेरी होगी। चलिए, तो आप देखें ध्यान से, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र दिखाई देगा, यहां सबसे पहले तो हमें मार्क करना है माउंटेन्स को। क्लियर? अभी हम माउंटेन्स प्लॉट करेंगे, डेजर्ट अर्थात मरुस्थल प्लॉट करेंगे, घास के मैदान प्लॉट करेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात सदाबहार वन प्लॉट करेंगे, नीचे एक और जो है वो मरुस्थल है वो देखेंगे, और यहां की जनजातियों के बारे में भी देखेंगे, ट्राइब्स के बारे में भी देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। याद रखें ये एटलस पर्वत है, और आपको हमेशा याद रखना है कि ये बेसिकली जो पर्वत है ये 3 देशों में आते हैं। अब यहां पर चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट करें। याद रखिएगा ये 3 देशों में आते हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। ये इनका विस्तार 3 देशों में है, पहली चीज। क्लियर? अभी मैं इसके बारे में लिखना भी प्रारंभ करता हूं। अब यहां ध्यान से देखिए, इस स्थान पर मैं इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूं, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, ये जो पर्वत है इसे कहा जाता है एटलस, वही जो आप अभी जिस पर मार्किंग कर रहे होंगे।
एटलस पर्वत। क्लियर। सबसे पहले तो याद रखें कि एटलस पर्वत जो है वो 3 देशों में आता है। फाइन। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। एक चीज ये याद रखेंगे। सेकेंडली ये याद रखिए कि ये जो पर्वत है इसमें बेसिकली आपको 4 भाग दिखेंगे। एक को कहा जाता है उच्च एटलस, दूसरे को कहा जाता है मध्य एटलस और तीसरे को कहा जाता है बेसिकली सहारा एटलस। ओके, तो ये 3 मुख्यतः एटलस आपको इस स्थान पर दिखाई देंगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आगे आपको बताऊंगा। ये याद रखिएगा, यहां की सबसे ऊंची चोटी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसे जो है टुपकल के नाम से जाना जाता है। ये टुपकल जो रेंज है या फिर टुपकल जो पहाड़ी है आपको दिखाई देगा। ये पहाड़ी जो है वो एक देश में आती है स्पष्ट। चलिए एक काम करते हैं, आप जो है एटलस में अगर मार्किंग कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास आपको ये लाइन दिखाई देगी। अब मुझे बताइएगा कि ये लाइन जो है ये किस देश में आता है। आपको मैंने हिंट दे दिया है, यहां से 30 डिग्री का अक्षांश जाता है, वहां पर दिखाई देगी। क्लियर। तो देश आपको बताना है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। यहां पर इसका मुख्यतः विस्तार है। इसके जो है 3 भागों में आप इसे विभाजित कर सकते हो, जैसे आप हिमालय को करते हैं उसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिखाई देगा, तो मध्य, उच्च और सहारा एटलस। ठीक। अब इसमें पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है, ये थोड़ा सा देखने वाला है। एक सिंपल सा है, मैं मानकर चलता हूं आपके पास एटलस होगा तो आप उसमें से जो है वो मार्क कर लें। अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जो है उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कर दूंगा। और एक एक कमेंट मैं रीड करता हूं तो आप सभी लिखें, बेशक उस डाउट का रिजोल्यूशन होगा। फाइन। चलिए अब आगे आते हैं। इसके अलावा इसके लिए याद रखें कि ये जो एटलस है ये किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये नवीन वलित पर्वत इसका उदाहरण है। याद रखें कि ये जो पर्वत है ये नवीन वलित क्यों कहलाता है, तो इसके सिंपल सी बात है, अगर आप आते हैं लाइव क्लास में तो देखिएगा इस प्रकार से आप पाएंगे कि 2 प्लेट्स हैं, ये आपस में जो है वो टकरा रही हैं। फाइन। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे प्लॉट कर लूं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये 2 प्लेट्स हैं। फाइन। और याद रखें कि ये दोनों प्लेट जो है वो इस प्रकार से जो एक दूसरे की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब चूंकि इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, टकराव होगा, तो आप पाएंगे कि इस टकराव के कारण जो है इस स्थान पर कुछ इस तरीके से जो है वो पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। इन पर्वतों को जो है वो वलित पर्वत कहा जाता है। अब वलित क्यों कहते हैं, क्या इसका रीजन है, तो बहुत कुछ है इसमें जानने लायक, बट अभी मैपिंग वाले पोर्शन में है इसलिए हम इसे अभी नहीं कंसीडर करेंगे। बट आगे अगर आप पाते हैं तो उस क्लास में तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। यहां पर जो है एक डक्टाइल लेयर होती है, या मैं कहूं एक क्षेत्र होता है जहां मैग्मा भरा होता है, उसके ऊपर जो है ये प्लेट उतरा रही होती हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है। फाइन। तो चलिए इसे जो है हम आगे कहीं समझेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नवीन वलित पर्वत का मतलब होता है वो पर्वत जिनका निर्माण जो है जिस बल के कारण हुआ है वो बल उस स्थान पर उपस्थित है, यानी कि एटलस पर्वत को जिसने बनाया है वो बल अभी भी है, अर्थात ये प्लेट अभी भी ऊपर की दिशा में जा रही है। क्लियर। तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। देखिए कुछ चीजें मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा और हमेशा रखूंगा कि आप कुछ चीजों को याद करें। देखिए अभी मैं आपको सहारा के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा और अगली स्लाइड में इसके बारे में लिखूंगा भी, तो मेरी अपेक्षा है कि आप सभी इसे ध्यान से देखें। याद रखें ये जो है वो सहारा मरुस्थल है। आप पाएंगे इसका विस्तार जो है इस तरफ है, अर्थात हल्का सा पश्चिम की दिशा में है। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे फिल कर दें और मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। क्लियर। देखिए सबसे पहली चीज जो सहारा का मरुस्थल है इसके लिए याद रखिए ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सेकेंडली इसके लिए याद रखिए कि जो सहारा का मरुस्थल है इसका आकार यूएसए के 50 स्टेट से बड़ा है, यानी कि यूएसए जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है उस देश के आकार से बड़ा आकार सहारा के मरुस्थल का है। याद रखिए कि अगर आप सहारा के मरुस्थल को सारे एरिया को बेसिकली कवर कर दे सोलर पैनल से, तो एक दिन में जितनी बिजली बनाएगा उतनी बिजली सफिशिएंट है पूरे विश्व को पूरे टाइम एनर्जी देने के लिए 24/7, यानी कि एक दिन में जितना बनाएगा 12 घंटे में उतना 24 घंटे के लिए विश्व के लिए पर्याप्त है। नो, पर्याप्त से 4 गुना है। फाइन। तो अब आप समझिए कि इस स्थान पर कितनी जो है वो सौर विकिरण आ रहा होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं, ये आ रहा होगा। तो अब आप बताएं क्यों नहीं इस क्षेत्र को ढक दिया जाता। अब ये चीजें होती हैं जिसे कहा जाता है सुपरफिशियल नॉलेज।
याद रखें, अगर इस एरिया को, इस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक देंगे आप किससे, सोलर पैनल से, तो जो मरुस्थल है ये अपने आप को स्थानांतरित कर लेगा। याद रखिए कि ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। अगर आपने यहां पर सोलर पैनल लगा दिया और पूरा क्षेत्र ढक दिया, तो हमेशा याद रखिएगा कि मरुस्थल जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने आप को स्थानांतरित कर लेगा। अब आप कहेंगे सर ये कोई जीवित चीज थोड़ी है कि स्थानांतरित कर ले, तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि इस एरिया में आपको जो है वो दिखाई देगा कि आपने अगर यहां सोलर पैनल लगाए, तो बताइए सोलर पैनल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, अर्थात अवशोषित करेंगे। अवशोषित अगर ये करते हैं तो ये उसे स्टोर भी करेंगे, और याद रखिए जब ये इसे स्टोर करेंगे तो ये एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में छूटेगी आसपास। आसपास छूटेगी तो आसपास के एरिया का तापमान बढ़ेगा, औसत से ऊपर जाएगा तापमान, और जब औसत से ऊपर जाएगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, वाष्पन की दर बढ़ेगी। अब आप कहेंगे सर पानी तो है नहीं, डियर ये समुद्र है, फाइन। तो अगर यहां तापमान, आपने यहां सोलर पैनल पूरी जगह लगाए तो उसके कारण हीट बढ़ेगी, तो यहां भी हीट बढ़ेगी, और जब यहां हीट बढ़ेगी तो इवेपोरेशन अर्थात जलवाष्प बनेगा, और वाटर वेपर या जलवाष्प बनेगी तो मेघ बनेंगे और बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए कि ठंडी जलधारा के कारण हवा नीचे आई थी, अब अगर आपने इसे बहुत ज्यादा गर्म करा तो हवा ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जाएगी, मेघ बनेंगे और बारिश होगी। यानी कि अगर आपने पूरे मरुस्थल को ढक दिया किससे, सोलर पैनल से, तो हमेशा याद रखिए कि वहां बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी, और बारिश होना प्रारंभ हुई, ये एरिया हरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक मरुस्थल खत्म हो जाए, वहां लोग अच्छे से रह पाएंगे, कृषि कर पाएंगे। बट डियर ये एरिया जो है अगर शिफ्ट होगा, ये यहां से अगर जो है हरियाली आएगी, तो फिर कहीं की बारिश यहां होगी, यानी कि कहीं बारिश नहीं होगी। फिर याद रखिएगा नीचे वाला एरिया ये विश्व का दूसरा, अभी मैं यहां प्लॉट करूंगा, ये विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा सघन वन है। या तो ये जाएगा, या तो ऊपर वर्ल्ड के सारे रिच नेशंस आते हैं, या तो वो जाएंगे, फाइन। तो याद रखें कि ये सहारा मरुस्थल, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बारे में मैं स्टेटमेंट लिखना प्रारंभ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे याद करेंगे, और इसी प्रकार से हम पूरा फिजिकल जो है वो कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। ध्यान से देखें, यह है सहारा मरुस्थल। इसके लिए याद रखिए कि इसका आकार यूएसए के आकार से ज्यादा है। अब यह भी याद रखिएगा ये 10 से ज्यादा नेशंस में, ज्यादा देशों में इसका विस्तार है। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि ये जो मरुस्थल है इसके पूर्वी भाग में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। याद रखें इसके पूर्वी भाग में क्या है तथा पश्चिमी भाग में क्या है, मतलब इसके पूर्वी क्षेत्र में क्या आता है और पश्चिमी क्षेत्र में क्या आता है। देखिए इस मरुस्थल के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, सहारा है अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी भाग में है, इसके सामने एक ठंडी जलधारा आती है, याद रखिएगा उसका नाम कैनेरी जलधारा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, फाइन। अब इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या क्या आता है, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके, ध्यान से याद रखें कि इस मरुस्थल के एक भाग में इस प्रकार से आपको जो है वो छोटा मरुस्थल दिखाई देगा, ठीक है। आई थिंक आप सभी इसे याद करेंगे, फर्स्ट थिंग। अब इसके एक तरफ आपको एक और मरुस्थल दिखाई देगा, आई थिंक आप सभी इसे भी याद करेंगे। ये चैच का मरुस्थल है और ये नूबियन का मरुस्थल है। आइए इसे हम जो है वो मार्क कर देते हैं, आइए इसे अलग स्लाइड पर लिख देते हैं, फाइन। यहां मैं सहारा के मरुस्थल को जो है इस प्रकार से बना देता हूं जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए। यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि इस मरुस्थल में आपको एक यहां पर चैच का मरुस्थल दिखाई देगा और यहां पे जो है नूबियन का मरुस्थल दिखाई देगा। अभी हम इसे अलग से क्यों दिख रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है चैच, इसके अलावा ये है नूबियन, ओके। अब इसके अलावा ये याद रखिए कि चैच और नूबियन के बीच में सहारा के मुख्य मरुस्थल का विस्तार है, ठीक। अब इसके साथ आपको याद रखना है कि यहां पर कुछ पठार हैं, देखिएगा ध्यान से, इस स्थान पर आपको जो है एक पठार दिखाई देगा इस प्रकार से। अब याद रखें इस पठार को बेसिकली कहा जाता है ओजस, फाइन। अब ये ओजस नाम क्यों है, तो आगे मैं आपको इसके बारे में जब हम यूरोप करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इससे प्रश्न तक आया, अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस इन डेप्थ एनालिसिस से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर। अब याद रखें इसे कहा जाता है ओजस का पठार, फाइन। अब इसके साथ यह भी याद रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल के बिल्कुल पश्चिमी भाग में इस क्षेत्र में भी एक जो है वो छोटा सा देश है, फाइन।
याद रखें इस देश को कहा जाता है बेसिकली लीबिया वाला पार्ट, माफ कीजिएगा, इस देश को कहा जाता है बेसिकली पश्चिमी सहारा देश। फाइन, इस देश का भी नाम क्या है? पश्चिमी सहारा। अब ये आपको क्यों जानना है? तो पश्चिमी सहारा, याद रखें कि सहारा मरुस्थल में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन पश्चिमी सहारा का जो तटीय एरिया है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, हमेशा याद रखिए पश्चिमी सहारा देश की बात हो रही है, ये हरा है। तो कभी कभार ये प्रश्न इस प्रकार से बना जा सकता है कि पश्चिमी सहारा का जो तटीय क्षेत्र है या कोस्टल एरिया है ये हरा है, तो बिल्कुल हरा है, इसे याद रखिएगा। फाइन, ये शायद जो है मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो सीडीएस या सीएपीएफ में पूछा गया था। ओके, तो ये एक डायमेंशन आपको सहारा मरुस्थल के लिए पता होना चाहिए। चलिए आ जाएं वापस हमारे मेन वर्क पे। अब ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंडली यहां ध्यान से देखें तो याद रखिए आपको इस सहारा मरुस्थल के नीचे एक घास का मैदान दिखाई देगा। फाइन, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे प्लॉट कर लूं, फिर हम आगे इस पर डिस्कशन करते हैं। तो याद रखिए ये जो घास का मैदान है इसे बेसिकली कहा जाता है सवाना का घास का मैदान। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहां पर नेमिंग कर दूं, इसे कहा जाता है सवाना घास का मैदान। याद रखिए जो सवाना घास के मैदान है ये बेसिकली किसका उदाहरण है? तो हमेशा याद रखिएगा ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। फाइन, तो याद रखें सवाना के घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बहुत सारी विशेषता होती है। चलिए एक बात आपको बताते हैं, याद रखें, और कभी ना कभी आपने देखा भी होगा कि जब डिस्कवरी चैनल आप लगाते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल लगाते हैं तो इस चैनल में आपको दिखाया जाता है बहुत सारे जानवर जो है वो भाग के किसी दिशा में जा रहे हैं। टेल मी बच्चों कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से जानवर हैं जो इतना मास माइग्रेशन करते हैं, इतना बड़ा पलायन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। हमेशा याद रखिए जो घास के मैदान है ये एक स्थान से दूसरे स्थान, घास के मैदान में रहने वाले जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है याद रखिए कि सहारा के मरुस्थल में लगती है आग, बेसिकली होता है तापमान ज्यादा, और यह भी याद रखिए कि इस घास के मैदान में गर्मी के समय आग लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि घास के मैदान का यह प्रतिरक्षा जो है वो प्रक्रिया है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है बेसिकली घास के मैदान का, कि ये वृक्षों के आवरण से अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि जो वृक्ष करते हैं एनक्रोचमेंट किसके एरिया में, घास के एरिया में, उससे बचने के लिए ये वृक्ष, ये घास के मैदान क्या करते हैं, तो ये बेसिकली घिसकर घर्षण के द्वारा अपने ही क्षेत्र में आग लगा लेते हैं, जिससे घास के जो बीज हैं वो तो बच जाते हैं क्योंकि ये ड्रॉट एंड फायर रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थात सूखे तथा आग से इनके अंदर जो है वो बचने की क्षमता होती है, लेकिन नहीं बच पाते ट्री से आए हुए, पेड़ से आए हुए पोलन ग्रेन्स या वो बीज जो पेड़ की उत्पत्ति करते हैं। अब समझिएगा कि चूंकि यहां रहने वाले जीवों को बच्चे ये पता होता है, अब यहां जीव क्यों रहेंगे, बड़े साइज के कैटल आपको यहां दिखाई देंगे। याद रखें मैं यहां लिख नहीं सकता, चलिए लिख ही देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें कि जो ये घास का मैदान है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो घास का मैदान है सवाना का, सवाना घास का मैदान, आपको इस घास के मैदान के लिए क्या क्या याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको यह याद रखना चाहिए कि सवाना घास के मैदान में आपको जो है वो विशालकाय स्तनधारी जीव दिखाई देंगे। और यह भी याद रखिएगा ये जो विशालकाय स्तनधारी जीव हैं, ये जीव बेसिकली हमेशा कैसे होते हैं, सामान्यतः आपको ये जीव शाकाहारी दिखाई देंगे, हर्बीवोरस होते हैं। अब ये जो शाकाहारी या हर्बीवोरस जीव हैं ये घास खाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, सवाना का है। तो याद रखिए कि चूंकि स्तनधारी जीव घास खाते हैं इसीलिए ये घास के मैदान में सबसे ज्यादा मिलते हैं और सबसे विशालकाय मिलते हैं। अब ये याद रखेंगे, यहां मैं मेंशन कर दूं, सबसे बड़ा घास का मैदान आपको दिखाई देगा। अब यहां याद रखें कि इन घास के मैदानों की एक विशेषता होती है जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर। और यह भी याद रखिएगा ये जो फॉरेस्ट फायर है इसी से बचने के लिए ये जो जीव हैं, ये जो विशालकाय स्तनधारी जीव हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा पलायन करते हैं। और ये याद रखिए जब ये विश्व का सबसे बड़ा पलायन करते हैं तो उस समय ये जा कहां रहे हैं, तो समझिए आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखाई देगा इस प्रकार से कि ऊपर जाएंगे तो सहारा का मरुस्थल मिलेगा बच्चे, सहारा के मरुस्थल में नहीं जाना है। इससे नीचे आएंगे तो घास का मैदान दिखाई देगा, यहीं से निकलना है, क्योंकि जिस जमीन पर रहकर ये खाना खा रहे हैं वो जमीन कुछ समय बाद अंगारे होने वाली है, आग लगने वाली है, और इससे बचने के लिए ये जीव जो है वो पलायन करते हैं विश्व के
दूसरे सबसे बड़े ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया में, अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र में। और यह क्षेत्र है बेसिकली यहां पाई जाने वाली एक नदी के किनारे स्थित एक पूरा फॉरेस्टेड एरिया। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसे कहा जाता है कॉन्गो रिवर बेसिन, या कॉन्गो के जंगल, या कॉन्गो वन फॉरेस्ट, या कॉन्गो वन अनाच्छादित क्षेत्र। क्लियर? तो आइए इसे जो है हम यहां ड्रॉ करते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी थोड़े स्ट्रेंथ के साथ बैठेंगे। याद रखें, ये जो कॉन्गो का एरिया है, ये कॉन्गो का एरिया बेसिकली कॉन्गो एक नदी है। मैं अभी आगे इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि कॉन्गो नदी जो है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है, तो पहली जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी ही है। आप हमेशा याद रखेंगे कि कॉन्गो का एरिया में विश्व के दूसरे सबसे घने जो है वो वन दिखाई देते हैं, और इसका क्षेत्र भी काफी बड़ा है। इसे कॉन्गो बेसिन कहा जाता है, कॉन्गो वन कहा जाता है। यह याद रखिए कि ये जो घास के मैदान से जीवों का पलायन हो रहा है, ये पलायन किस दिशा में होता है, तो वास्तविकता में पलायन होता ही है इस क्षेत्र के हरे भरे भाग की ओर। जो पलायन होता है ये होता है कॉन्गो के एरिया में, कॉन्गो क्षेत्र की दिशा में। अब याद रखिए कॉन्गो के बेसिन में चले नहीं जाते, फाइन, क्योंकि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत घने हैं, अंदर नहीं जाएंगे वो, लेकिन उसके पास रहेंगे जहां घास अभी भी हरी है, हरी घास में आग नहीं लगेगी। फाइन। अब समझिए ये जो फॉरेस्ट फायर है ना, ये जंगल में लगने वाली आग है, घास के मैदान में लगती है। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि जंगल में लगने वाली आग या फिर कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, यानी कि प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, हमेशा याद रखिएगा ये कभी भी गलत नहीं होती, ये जीवों के लिए रिक्वायर्ड है। जब इतना मास माइग्रेशन होता है जीवों का, तो हमेशा याद रखिए कि ये जीव इतने लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, अलग अलग जलवायु क्षेत्र को पार करते हैं, इससे इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। और याद रखिए इससे इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन आता है। जीव जब एक स्थान पर रहते हैं तो बार बार उनमें जो है एक ही क्षेत्र में प्रजनन होता है, एक ही क्षेत्र में ब्रीडिंग होती है, जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतः प्रजनन का विनाशकारी प्रभाव आता है, और इससे जो है जीव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब इतना बड़ा माइग्रेशन होता है, इतना बड़ा पलायन होता है, याद रखिएगा कि उनके अंदर डीएनए का जो है वो वेरिफिकेशन ये स्टार्ट होता है। डीएनए ज्यादा जो है वो और विविध होता है, इससे जीव और ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? तो हमेशा याद रखें कि आपको इस स्थान पर ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से आइए इसे हम जो है वो यहां और देखते हैं। इसी प्रकार से याद रखें कि ये घास के मैदान के नीचे आपको कॉन्गो दिखाई देगा, इसे कहा जाता है कॉन्गो का क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये याद रखिए जो कॉन्गो के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, फाइन, हमेशा याद रखिएगा कि ये वन जो है ये एक नदी के किनारे है, मतलब एक नदी के क्षेत्र में है, बेसिन में है। दूसरी चीज याद रखिए कि आकार के अनुसार ये दूसरे सबसे बड़े हैं। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखें। याद रखिए कि जो कॉन्गो है इस क्षेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस स्थान पर पाई जाती है एक ट्राइब या एक जनजाति, जिसे बेसिकली कहा जाता है पिग्मी, पिग्मी जनजाति। और ये याद रखिएगा ये जो जनजाति है, एक बार जो है आप इसे गूगल करें, वीडियो खत्म होने के बाद करना, छोड़ के मत चले जाना, पहले दर्शन करने। अब याद रखिए यूपीएससी ने इससे इतने प्रश्न पूछे कि अब नहीं पूछेगी, मेरा उम्मीद है। फाइन, अब कंपैरिजन से प्रश्न करेगी, और कंपैरिजन में भी किसके साथ करेगी, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं ये वही होगा जो मैं बताने वाला हूं। फाइन, तो याद रखें कि आप जिस डेट को ये प्रश्न देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आया, आप लिख के ले लीजिए कि 4 साल से इससे बारे में प्रश्न आए, 4 साल पहले तक इसके बारे में हर बार प्रश्न आए हैं, इस जनजाति के बारे में, इस प्रजाति के बारे में। और अब इससे प्रश्न पूछना बंद करा है, वो टाइम ले रहा है, गैप ले रहा है। अब ये कंपैरिजन पूछेगा। मैं 100% बता सकता हूं कि आपको 10 प्रकार के ऐसे प्रश्न मैं बताऊंगा। नदी पहले पूछा करता था नदियों के बारे में, फिर पूछने लगा नदी की सहायक नदी के बारे में, फिर उसने 2-3 साल बाद पूछना स्टार्ट करा सहायक नदी की दिशा के बारे में, फिर नदी किनारे स्थित शहर के बारे में। अब क्या पूछेगा, अब रिवर कैप्चरिंग के बारे में पूछेगा, रिवर के पाथ चेंजिंग के बारे में प्रश्न पूछेगा, मेघालयन एज के बारे में प्रश्न पूछेगा।
फाइन। तो ये एक सीक्वेंस है, आप समझिए। जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हम इसे कवर कर चुके हैं आगे तक का, मतलब हमने नदियां भी पढ़ी हैं, नदी किनारे शहर भी आते हैं, नदी किनारे शहरों का डेवलपमेंट भी आता है, ह्यूमन सेटलमेंट भी आता है, इनका जो है ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है, अब नदी रास्ता बदल ले तो आपदा आएगी, आपदा का आपदा प्रबंधन भी आएगा। अब ये सब ऑप्शनल में सब पढ़ चुका होता है बच्चा। अब जब यूपीएससी ना टर्न लेता है तो ये टर्निंग के प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि जिसका ज्योग्राफी स्ट्रांग है, जिसका एनवायरमेंट स्ट्रांग है, उसका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। याद रखिए, ज्योग्राफी से जियोपॉलिटिक्स आएगा, आप आसानी से जो है कॉन्गो एरिया में, कॉन्गो देश का दो विभाजन हुआ, एक जो है वो कॉन्गो बना, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बना, इनकी जियोपॉलिटिक्स समझ जाओगे अगर आप इस रिवर को समझ जाओगे। तो इसे समझिए कि ये चीजें जो है एक ही दिशा से निकलकर बाहर आती हैं। ओके, तो हमेशा याद रखें, पिग्मी जनजाति के बारे में प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, आगे से कंपैरिजन भी बताऊंगा। याद रखें, जो पिग्मी जनजाति है ये विश्व की सबसे, आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा अभी, ये विश्व की सबसे कम हाइट वाली जनजाति है। इसकी ऊंचाई सबसे कम होती, मतलब ये जो है वो बौने नहीं है, डॉर्फ नहीं होते ये, लेकिन यस ऐसा है कि इनकी हाइट औसत से कम होती है। पहली चीज, मतलब विश्व की सबसे कम हाइट वाली जनजाति है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये ट्री ड्वेलर्स हैं। ट्री ड्वेलर्स का मतलब है ये पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर जो है ट्री हाउसेस बनाकर रहते हैं। और ये भी याद रखिएगा थर्ड चीज, कि जो ट्री हाउसेस बनाते हैं, ये ट्री हाउसेस जो है ये नदी के किनारे वाले पेड़ों पर बनाते हैं। क्लियर। चौथी चीज कि ये हंटर और फूड गैदरर हैं, अर्थात ये खाना बदोश टाइप के हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, छोटे जीवों का शिकार करते हैं, बड़े जीवों का शिकार नहीं करते। और ये भी याद रखिएगा, हनी एंट, यानी कि कुल मिला के एक मीठा सा शहद जैसा कुछ होता है, इसे एक लकड़ी में डालकर जो है ये कुछ इंसेक्ट अर्थात कुछ कीट पतंगों को भी पकड़ते हैं, उसे भी जो है वो खाने की तरह यूज करते हैं, पर इनका मुख्य आहार नहीं है, एक पेय की तरह यूज करते हैं। और याद रखिए वो नशीला पेय नहीं है, है ना। तो ये याद रखिएगा कि हनी ये इसका यूज करते हैं थोड़ा बहुत, हनी मतलब शहद नहीं है, फाइन। हनी एंट मतलब कि जो कीट पतंगों को पकड़ने के लिए इस प्रकार का ये जो है औजारों का या इस प्रकार के एक तरीके का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, ट्री हाउसेस में रहते हैं, ये ट्री जो है वो नदी के किनारे होते हैं। नदी कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये नदी जो है आपको दिखाई देगी कॉन्गो ही है, कॉन्गो व कॉन्गो की सहायक नदियां। आप गूगल करेंगे ना तो एक पिक्चर आएगी जहां एक व्हाइट मैन या एक व्हाइट लेडी जो है वो लंबी सी होगी और ये जो है बिल्कुल कम हाइट के होंगे, तो एक कंपैरिजन आपको दिखाई देगा। ये नस्ल भेदी जो है टिप्पणी नहीं है। क्लियर, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस प्रकार का अंतर आपको दिखेगा एक इमेज में। ये नस्ल भेद नहीं, कोई भी ऊंचा या जो है छोटा या गोरा या काला होना, ये उसकी जो है वो चॉइस नहीं होती है, ईश्वर दत्त होता है। तो इसलिए जो है ये किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, केवल आपको जानने के लिए मैंने बताया। अब इसमें याद रखिए, एक तो सहायक नदी के आसपास रहते हैं, हनी एंड सिस्टम का यूज करते हैं, और लास्ट है याद रखें कि ये जो जनजाति है इसकी हाइट कम होने का कारण क्या है। ठीक, अब क्या रीजन है कि ये जनजाति की हाइट कम है, फाइन। तो अब ध्यान से सुनिए, याद रखें कि ये कॉन्गो का एरिया दिखाई दिया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो है ये पेड़ों के किनारे रहते हैं, मतलब ट्री हाउसेस में रहते हैं। दूसरी चीज याद रखिए कि ये खाना बदोश टाइप के हैं और शिकारी भी हैं। और अब यहां ध्यान से सुनिए कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, फाइन। और याद रखें इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से मैंने एक वीडियो में भी बताया है। आप जो है वैल्यू एडिशन सीरीज सर्च करेंगे या फिर जो है स्टडी आई क्यूब में मेन चैनल पर जाकर, इस चैनल पर जाके जो है जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अंदर जाएंगे, एक प्लेलिस्ट दिखेगी वैल्यू एडिशन सीरीज, मेरे ही नाम से वो सीरीज है, उसमें मैंने आपको बताया है क्या है आर्द्रता और मानव का संबंध। ठीक है, तो यहां पर आप जो है उसका कारण और ज्यादा डिटेल से मैंने समझाया है। आइए मैं आपको जो है इसे और जो है इस स्लाइड पर समझाने का प्रयास करता हूं। यहां देखिएगा, आपको इस आराम से यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए ये कॉन्गो का एरिया है, अब इसी के नीचे देखिए आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा, अभी मैं उसी रीजन पर आने वाला हूं। यहां ध्यान से देखें, याद रखें कि आपको इस एरिया में यहां पर एक मरुस्थल दिखाई देगा और एक मरुस्थल जो है यहां पर भी दिखाई देगा, फाइन। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें ये जो मरुस्थल है और ये जो मरुस्थल है, इन दोनों ही मरुस्थलों को बेसिकली क्या कहा जाता है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। एक मरुस्थल है जिसे कहा जाता है कालाहारी का मरुस्थल, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। और एक मरुस्थल है जिसे कहा जाता है नामीब का मरुस्थल। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, कालाहारी मरुस्थल में याद रखें आपको इस स्थान पर एक जनजाति दिखाई देगी जिसे कहा जाता है मसाई ट्राइब, मसाई जनजाति।
और याद रखिए ये जो मसाई जनजाति है ये आपको दिखाई देगी, ये विश्व की सबसे लंबी जनजाति है। फाइन, अब देखिएगा, समझिए इस बात को कि मसाई जनजाति जो है वो विश्व की सबसे लंबी जनजाति, ये कहां रह रही है? ये बिल्कुल नीचे रह रही है। किसके? जहां पर रहती है कौन? जहां पर रहती है विश्व की सबसे कम हाइट की जनजाति। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे लिख दूं फिर से। अब देखिएगा ये कहां रह रहे हैं? ये वहां रह रहे हैं जिसके जस्ट ऊपर विश्व की सबसे छोटी जनजाति रहती है, कम हाइट की जनजाति रहती है। अब क्या रीजन है? तो आइए मैं आपको इधर अब दिखाता हूं, समझिएगा। याद रखें कि इस जनजाति की हाइट सबसे कम, यानी कि पिग्मी की हाइट सबसे कम, और मसाई की हाइट सबसे ज्यादा। इसके होने का कारण क्या है? अपने दिमाग पर फिट कर लीजिए। याद रखें, पहली चीज तो मसाई के बारे में मैं इसे अलग से यहां मेंशन कर दूं। मसाई ट्राइब जो है ये अपनी 2-3 चीजों के लिए फेमस है। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखें कि लंबी है, जो मैं लिख चुका हूं। दूसरा, ये रक्त पीने के लिए फेमस है। अब ये किसका रक्त पीते हैं? तो याद रखिए जेबू, इसका रक्त पीते हैं। अब ये जेबू क्या है? एक प्रकार का कैटल होता है। फाइन, एक प्रकार का जो है ये स्तनधारी जीव है, आपको दिखाई देगा, कैटल है बेसिकली। फाइन, और याद रखें ऐसा नहीं है कि मसाई ट्राइब जो है लेके चाकू घूम रही है, जहां कैटल दिखा काटा उसका रक्त पी गए। फाइन, ये केवल और केवल जो है वो एक फेस्टिवल में इसका थोड़ा सा रक्त हल्का सा कट लगाते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं और उसे सिंबॉलिकली पीते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज जो है डेली 1-2 ग्लास लगाकर जो है वो घूम रहे हैं। हमेशा याद रखें कि मसाई ट्राइब एक तो फेमस है, ये विश्व की सबसे लंबी ट्राइब है। दूसरा, ये रक्त पीते हैं जेबू नाम के कैटल का। और तीसरा याद रखिएगा कि ये एक और चीज पीते हैं जिसे कहा जाता है इसे कहा जाता है मॉर्निंग ड्यू, अर्थात जो सुबह की ओस है ये उसे पीते हैं। अब आप इस चीज को अंदाज लगाइए कि ये जिस मरुस्थल में रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये कालाहारी का जो मरुस्थल है, हमेशा याद रखें कि कालाहारी का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और याद रखिए ये जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, यहां पर एक तो बारिश नहीं होती, दूसरी चीज याद रखिएगा कि यहां पर आर्द्रता अर्थात नमी की मात्रा सबसे कम होती है। अब एक तो आर्द्रता कम तो बारिश कम तो पानी है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं? तो बेसिकली मरुस्थल के बीच में कहीं पर जो है गड्ढा कर देते हैं छोटा सा, और उसमें जो है आसपास से कहीं से थोड़ी बहुत जो भी वनस्पति मिले उसे लाकर इस प्रकार से एक गड्ढे में भर देते हैं, ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं, यहां एक पत्थर रख देते हैं और यहां एक कटोरा रख देते हैं। दिन भर की गर्मी से होता यह है कि इन पेड़ पौधों की पत्तियों से जो जलवाष्प निकलती है वो यहां तक आती है। इस पत्थर के कारण ये जो है कुछ इस शेप का हो जाता है, तो यहां ये जम जाती है और जमने के पश्चात इस कटोरी में इकट्ठा हो जाती है और फिर ये उसे पीते हैं। इतना कम पानी है इस क्षेत्र में, तो इसलिए इन्हें जो है सुबह की ओस पीने वाले लोग कहा जाता है। और कई बार इसे जो है वो रक्त पीने वाले भी कहा जाता है, रक्त पीते बीते नहीं है। फाइन, इसके लिए याद रखें कि ये सबसे लंबे होते हैं। अब इसका कारण समझिए क्यों लंबे होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मानवीय क्षेत्र के, मतलब जहां जहां मानव रहते हैं, फाइन, वहां पर अगर आर्द्रता कम होगी तो याद रखिएगा ग्रोथ ज्यादा होती है। फाइन, आप इस चीज को समझिए कि जब आप सांस लेते हैं आपकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? आपकी बॉडी कितने बेहतर तरीके से डाइजेशन, कितने बेहतर तरीके से इम्यून है। अब इम्यून होने का मतलब क्या है? इम्यून होने का मतलब यही है कि आपका रक्त कितने तरीके से पैथोजेंस को आपके शरीर से बाहर निकालता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन कितनी है। अब ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक जो है वो स्रोत है। आप सांस लेते हैं, ये हीमोग्लोबिन के रूप में जो है वो आपके सेल तक पहुंचती है, और ये कोशिका तक जब पहुंचती है तब कोशिका के अंदर जो है वो एनर्जी जनरेशन स्टार्ट होता है। तो जितना ज्यादा आपके बॉडी में रक्त के अंदर ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा आप स्वस्थ होंगे, उतने ज्यादा आप में ग्रोथ होगी। अब देखिए अगर हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है, इस पे समझिएगा कि अगर हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है तो नमी ज्यादा होने पर स्ट्रोक जो आप ऑक्सीजन लेते हैं या सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है और नमी ज्यादा होती है। फाइन, अब इससे होता यह है कि ग्रोथ थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। और इसी कारण आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठा करो और घूमने जाया करो। रीजन क्या है? याद रखिए कि सुबह 4 बजे दिन भर की गर्मी के कारण जो नमी हवा में मिली थी, सुबह आते आते 4 बजे तक ये सारी नमी जो है वो जमीन पर आ जाती है। करीब करीब 10-11 फीट की हाइट तक की जो नमी होती है वो बैठ जाती है। अब बैठ गई तो इस 10-11 फीट की हवा में अगर आप चलते हो तो याद रखिएगा
कि आप जो सांस लेंगे वो 2 घंटे लगभग ये पूरी तरह से ऑक्सीजन रिच सांसें होंगी, और जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। अब याद रखिए कि आर्द्रता सबसे ज्यादा कहां होती है बच्चे, तो उस स्थान पर होगी सामान्यतः जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो वेलकम, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, बारिश ज्यादा, नमी ज्यादा, हाइट कम। उसी प्रकार से नीचे आएंगे मरुस्थल का एरिया, बारिश ही नहीं होती, पानी है ही नहीं, तो नमी कहां से, जब नमी नहीं तो ग्रोथ ज्यादा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि नमी और कहां कम हो सकती है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ना स्टार्ट करें। जब आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडक इतनी है कि हवा के अंदर जो भी नमी है वो बर्फ बन के नीचे आ जाती है। जब हवा में नमी ही नहीं है तो आपको पता चलेगा रशियंस या नॉर्डिक नेशन में रहने वाले या कनाडा यूएसए में रहने वाले लोग ज्यादा लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है, याद रखें, ग्रोथ मैक्सिमम तब होगी जब नमी कम होगी, और नमी कम 2 ही स्थान पर होती है, या तो ठंडी जगह हो या तो मरुस्थल हो। दोनों ही क्षेत्र में ठंडी जगह में पानी नीचे आ जाएगा, गर्म जगह में पानी उड़ जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश भी होती है, तापमान भी ज्यादा, नमी ज्यादा, ग्रोथ कम। फाइन, अब यहां ग्रोथ कम इसके कारण है। अब याद रखिए, ऐसा हर जगह ये लॉजिक वर्क नहीं करता, बट इसमें और इसमें ये वर्क करता है। फाइन, इस कंपैरिजन में तो पिग्मी सबसे छोटे, कालाहारी में मसाई सबसे बड़े, डिफरेंस मैंने बता दिया। और इसी प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। याद रखें, फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपने जो है वो अटेंड करा क्लास, तो आपको मैं वहां बताऊंगा, आपके पास समय हो और आपको लगता हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं बच्चे में, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ना होता है। आप पढ़ लीजिए पूरा वायुमंडल, मैंने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में जो है इसके डिस्कशन भी करा है, याद रखें, आप पूरा पढ़ लीजिए। वो आप जब एकदम लीनियंट मैनर में कि भाई आर्द्रता होती है, आर्द्रता इतने % होती है, आर्द्रता से ये होता है, आपने पढ़ लिया, बट उसका अप्लाइड पार्ट पूछेगा, वो पूछेगा जो आता है। क्लियर, तो आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता है। ये कालाहारी मरुस्थल है, ये नामीब का मरुस्थल है, और याद रखें कालाहारी का मरुस्थल और नामीब का मरुस्थल, नामीब का तो है पूरी तरह से नामीबिया में आता है, कालाहारी मरुस्थल के लिए याद रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया इन 2 देशों में आता है मुख्यतः, और थोड़ा विस्तार जो है वो साउथ अफ्रीका में भी है। ओके, चलिए, तो ये क्षेत्र कंप्लीट हुआ। अब यहां देखें, पर्वत, मैदान, पर्वत, मरुस्थल, घास का मैदान, फॉरेस्टेड एरिया, ये जो है अन्य मरुस्थल। अब यहां ध्यान से देखें, बाकी का जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, याद रखें, ये क्षेत्र आपको मुख्यतः जो है वो थोड़ा हरा दिखाई देगा। इसका कारण यह है, हमेशा याद रखें कि ये तटीय क्षेत्र में आता है। फाइन, तो ये जो है हरा क्षेत्र है, ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में जो है वो वर्षा होती है, और तटीय क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा होने के कारण आपको जो है वनस्पति का विकास दिखाई देगा, इसलिए आपको इस क्षेत्र में वनस्पति दिखाई देती है। अब इसमें एक पठार आपको जरूर मार्क करना चाहिए, और यह पठार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यह कौन सा पठार है, तो देखिए अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसे कहा जाता है इथोपिया का पठार। याद रखें, यह जो पठार है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन यह है कि इस पठार से जो है एक नदी आती है जिसे श्वेत नील कहा जाता है, और यह श्वेत नील आपके लिए जरूरी है क्योंकि हम अभी अफ्रीका की नदियों के बारे में भी देखने वाले हैं। तो अभी हम जो है इस बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि इथोपिया का यहां पठार आता है। चलें, तो हम आगे बढ़ते हैं। यह पोर्शन हुआ मुख्यतः इसका भौगोलिक विस्तार। अब इसके जो है वो अन्य क्षेत्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगला जो आपको जानना है, याद रखें कि आपको अफ्रीका के 2 चीजों के बारे में अभी जानना बाकी है। एक जिसे कहा जाता है बेसिकली क्या, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फाइन, दूसरा या आपको जानना है बेसिकली क्या, दूसरा बेसिकली जानना है यहां की नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले इसे प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपको अफ्रीका दिखाई देगा। देखिए बच्चों, मेरी एक्सपेक्टेशन है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगी। फाइन, और आपने एक बार बनाना सीख लिया तो बस आपको जो है आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फाइन, अब देखिए, ये कुल मिला के अफ्रीका ब्रॉडर सेंस में बनकर रेडी है। मैंने इस आकार में इसलिए इसे बनाया है ताकि जो है मैं इसे थोड़ा सा, इसमें इसकी लंबाई थोड़ी सी मैंने औसत से ज्यादा रखी है। रीजन बस इसका इतना ही है कि
ऐसा करने पर आप पाएंगे कि मैं यहां पर लेक्स को बेहतर तरीके से मार्क कर पाऊंगा। फाइन, तो देखिए याद रखें आपको इस स्थान पर जो है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हमें इसे जो है वो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ये जो है अफ्रीका बनकर रेडी है। अब इसमें ध्यान दें, यहां आपको जो है वो एक घाटी या एक दरार दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से मैं क्या बनाना चाह रहा हूं आपके सामने। याद रखिए ये एक दरार है, इसे कहा जाता है बेसिकली ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फाइन, एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है ये प्रश्न करा था कि सर बेसिकली इस क्षेत्र में एक झील आती है जिसे कहा जाता है लेक विक्टोरिया। फाइन, वो उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी ये डाउट पूछा था, फिर टेलीग्राम चैनल पर भी ये डाउट पूछा था। मैं यहां पर आज की क्लास में इसे क्लियर कर दूंगा कि ये एग्जैक्टली इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं। नाउ ध्यान से देखिए, इससे बेसिकली कहा जाता है, या फिर मैं कहूं तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी कैसे होती है तो किसी क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भ्रंश घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है। बेसिकली प्लेटों के टूटने के कारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि यहां से जो है अलग हुआ, इस प्रकार से मेडागास्कर ये अलग हो चुका है, यहां से ही प्रायद्वीपीय भारत अलग होकर आगे गया है। तो याद रखें कि इस प्रकार से जो अलग होना है ना, हमेशा याद रखिएगा कि ये अभी भी अनवरत चल रहा है। मैं आपको डिटेल में जो है वो मैराथन वाली क्लास में इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा कि यहां से एक चैलेंजर ऑपरेशन चला था जिसे कहा जाता था HMS चैलेंजर। मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। याद रखें कि यहां से ये अलग होकर आगे बढ़ा है। अब ये हिस्सा भी टूट रहा है और टूटकर अलग हो रहा है। याद रखिए ये जो टूटकर अलग हो रहा है, ये वाला क्षेत्र यहां पर जो है, यहां पर झीलें बन चुकी हैं। अब ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। मैं पहले इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं। याद रखिए कि ये जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये सोमालिया के क्षेत्र से स्टार्ट होती है, और याद रखिएगा ये कहां तक जाती है तो नीचे आपको दिखाई देगा केन्या, युगांडा और इवन साउथ अफ्रीका तक जाती है। फाइन, और ये भी याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारी झीलें हैं, यानी कि लेक्स हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो झीलें हैं या जो लेक्स हैं, इन लेक्स का ऑर्डर क्या है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना। ओके, अब देखिए यहां पर छोटी छोटी जो है वो झीलों का निर्माण हो चुका है। आपको एटलस में जो है ये आसानी से दिख जाएगा। फाइन, ये बहुत सारी यहां पर झीलें हैं। फाइन, अब आपको याद रखना है इन झीलों का क्रम क्या है। अब देखिए भ्रंश पड़ा तो अंदर पानी भर गया, पानी भरा तो झील बन गई। अब याद रखिए इन झीलों का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इसका ऑर्डर क्या है। याद रखें कि इन झीलों का ऑर्डर यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये याद हो जाएगा, और साथ में आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी मुझे कि आपको याद है या नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? हमेशा याद रखें कि आप इमेजिन करें मैं आपके सामने ही हूं और इसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले याद रखिए आपको एक झील दिखाई देगी जिसे कहा जाता है असल लेक, असल झील। असल के नीचे आएगा तुर्काना। कौन से देश में आती है ये आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है क्योंकि यहां पर देशों में सीमा को लेकर विवाद है, इसलिए आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं कौन से देश में है। यह आवश्यकता है कि आप इसका ऑर्डर याद करें उत्तर से दक्षिण के रूप में, और मैं वही ऑर्डर यहां लिखने वाला हूं। ठीक, तुर्काना झील, तुर्काना के नीचे क्योगा, फिर तांगानिका, फिर न्यासा, असल, तुर्काना, क्योगा, नासा। याद रखिए ये जो न्यासा है इसके बाद आपको नीचे जो है सबसे एक और झील दिखेगी। याद रखिए ये झील जो है ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं, ये एक डैम है जिसे कहा जाता है करीबा डैम। फाइन, तो ये झील नहीं है लेकिन आपको मार्किंग में याद रखना है, काफी फेमस डैम है इसलिए करीबा ये बांध है। फाइन, अब इसमें याद रखें बीच में आपको जो है एक झील और दिखती है, इसे कहा जाता है लेक विक्टोरिया। इसी के बारे में जो है एक स्टूडेंट है उनका प्रश्न था, टेलीग्राम पर भी आया था और कमेंट सेक्शन में उन्होंने पूछा था, मैं डेफिनेटली अभी आंसर कर दूंगा। और उसके सामने दो झीलें हैं। अब मैं जानबूझ के इस ऑर्डर में उसके बारे में नहीं लिखा। अब आप मुझे बताएंगे
कि इनमें से कौन सी झील के बीच में ये दो झीलें आती हैं। फाइन, एक का नाम है एल्बर्ट झील, एक का नाम है एडवर्ड झील। फाइन, अब ये अगर आपको पता करना है तो आपको डेफिनेटली एटलस उठाना पड़ेगा। एटलस उठाओगे अपने आप इन्हें मार्क कर लोगे। असल, तुर्काना, क्योगा, तांगानिका और न्यासा। क्लियर। अब एडवर्ड और एल्बर्ट ये दो झीलें हैं, इनमें से कहीं बीच में आती है और आपको जानना है, और अगर आपको इसे मार्क करना है तो आप एटलस में मार्क करिए और इसे जो है वो देखें। अब यहां पर याद रखें एक और झील है जिसे कहा जाता है बेसिकली क्या, जिसे कहा जाता है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। अब ध्यान से सुनिएगा, याद रखें कि जो विक्टोरिया झील है या विक्टोरिया लेक है, ये इस महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा, महान भ्रंश घाटी के अंदर नहीं आती। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, क्या लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में आती है? घाटी में नहीं आती। ठीक, दूसरी चीज याद रखिएगा, क्या लेक विक्टोरिया महान भ्रंश घाटी का भाग है? भाग है। ठीक है, यानी कि महान भ्रंश घाटी की जो झीलें हैं उसका ये भाग है, भ्रंश घाटी के अंदर नहीं आती लेकिन। ठीक है, मैं फिर से बाइफरकेट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि यह भ्रंश घाटी के अंदर नहीं आती, अर्थात ये भ्रंश का पार्ट नहीं है, फॉल्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है उसमें बनी झीलों का ये पार्ट है और ये मानी जाती है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भाग में अगर झीलें हैं तो ये है या नहीं है, तो फिर हाँ बोल देना। मतलब आपको प्रश्न के स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो ये याद रखिए कि ये विक्टोरिया झील है। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो एक बार आप लोग जो है दोबारा पूछेंगे तो मैं फिर आपको अलग से दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा भ्रंश घाटी वाला पार्ट। याद रखिए बिल्कुल अफ्रीका टूट रहा है और टूट कर अलग होगा, अलग होने के पश्चात जो है ये अलग महाद्वीप बनेगा, लेकिन इसमें अभी हजारों लाखों साल लगेंगे। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इसके बारे में समझाया भी है, आप चाहें तो वैल्यू एडिशन की सीरीज में से देख सकते हैं। ओके, तो ये एक अफ्रीका का जो है भ्रंश घाटी के बारे में हुआ। अब आइए मैं एक झील है विक्टोरिया, इसके बारे में आपको समझाता हूं और यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम नदी वाला पार्ट। क्लियर, तो यहां ध्यान दें, अब स्टार्ट होने वाला है अफ्रीका की नदियां। हम इसे फटाफट जो है वो मार्क कर लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखें, ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, इसमें कौन कौन सी नदियों को आपको जानना चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि इस स्थान पर एक झील दिखाई देगी। फाइन, इस झील को क्या कहा जाता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, याद रखें कि ये जो है वो विक्टोरिया झील है। अब यहां पर मैं विक्टोरिया झील के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो चलिए पहले हम इसे इस स्थान पर बनाते हैं जिससे थोड़ा सा खुलकर हम इसे समझ पाएं। ओके, चलिए, ये है मान लीजिए विक्टोरिया झील। अब पहली चीज तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील के बारे में कि यह झील जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब दूसरी चीज याद रखिए कि इस झील से, अच्छा पहली कौन सी है? तो सुपीरियर जो आती है यूएसए में, दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। दूसरी चीज याद रखिए कि यह झील वास्तविकता में आपको कहां दिखाई देगी? याद रखें यह झील जो है आपको हमेशा याद रखना है कि यह झील आपको 3 देशों के बीच देखने को मिलती है। फाइन, ये 3 देश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा ये 3 देश हैं मुख्यतः केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो याद रखें केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन 3 देशों के बीच में यह झील स्थित है। इसके अलावा यह भी आप इसके लिए याद रखें कि यह झील से जो है वो गुजरती है वास्तविकता में क्या? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है वास्तविकता में इससे गुजरती है। तो आपको कुछ चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि इस झील से चलना प्रारंभ करती है एक नदी। फाइन, इसे कहा जाता है नाइल नदी। पर याद रखिएगा कि ये जो नाइल नदी है
आपको याद रखना है कि ये नाइल नदी जो है वो इस प्रकार से चलती हुई जाएगी, इस तरीके से। अब ये जो नाइल नदी जा रही है ना, याद रखिए इस नाइल नदी को, अब ये जाती सीधे है, ओके। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा टिल्ट कर रहा हूं, तो आप लोग मत कर लीजिएगा, आप लोग सीधा ही बनाइएगा, ठीक है। यहां से मैं इसे टिल्ट कर रहा हूं, बट ये टिल्ट होती नहीं है, ये सीधी ही जाती है। प्लीज इसे सीधा ही बनाइएगा, बोर्ड थोड़ा डायरेक्शन दूसरा है इसलिए मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं। याद रखें, ये जो नदी जा रही है, हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे पहले निकलती है, निकलने के बाद जाती है केन्या, ठीक है। कहां जाती है? केन्या, क्लियर। अब केन्या जाने के बाद याद रखें नेक्स्ट ये जाती है दक्षिणी सूडान, फाइन। दक्षिणी सूडान के बाद आगे जाती है उत्तरी सूडान में, ठीक है। सूडान दो देश है, उत्तरी और दक्षिणी, फाइन। अब एक सूडान है जिसकी राजधानी है खार्तुम, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, एक राजधानी जिसकी नाम है खार्तुम, फाइन। मैं यहां लिख दूं, अब याद रखें मैं इसके बारे में ना फिजिकल में और बताऊंगा खार्तुम के बारे में, अब हम जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। फाइन, ये है बेसिकली क्या? नाइल नदी। अब याद रखिए खार्तुम में ये आकर मिलती है दूसरी नदी से। ये दूसरी नदी कौन सी है? ये भी नाइल है। अब आप कहेंगे ये क्या चीज हुई भाई? फाइन, तो देखिए ये जो आ रही है इसे कहा जाता है श्वेत नाइल या व्हाइट नाइल, श्वेत नील, फाइन। और याद रखिए इसे कहा जाता है वास्तविकता में ब्लू नील, फाइन। अब याद रखिए श्वेत नाइल और ब्लू नाइल ये मिलती हैं खार्तुम में, और याद रखिए खार्तुम में मिलने के पश्चात पहले एक केन्या गई, फिर सूडान, फिर से सूडान, सूडान की एक राजधानी खार्तुम, खार्तुम में मिली ब्लू नाइल से, और फिर ये आगे जाएगी। और याद रखिए आगे जाने पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पर? ये डेल्टा का बेसिकली निर्माण करती है भूमध्य सागर में, फाइन। और ये याद रखिएगा कि भूमध्य सागर में जब ये डेल्टा का निर्माण करती है तो ये डेल्टा बनता है बेसिकली इजिप्ट या मिस्र में। और ये याद रखिए कि इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी का वरदान, फाइन। अब क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि नील नदी के कारण ही, याद रखिए नील रिवर के कारण ही वास्तविकता में जो है वो इजिप्ट में हो पाता है कृषिगत उत्पादन, फाइन, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फाइन। तो याद रखें कि कृषिगत उत्पादन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का होना इजिप्ट में संभव हो पाया क्योंकि नील नदी यहां पर अपना डेल्टा बनाती है, इसलिए इसे जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। ये नील नदी के बारे में हुआ, ये जो है वो लेक विक्टोरिया के बारे में हुआ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आइए बाकी की अफ्रीका के रिवर्स को प्लॉट करते हैं और गेम जो है खत्म करते हैं, क्लास एंड करते हैं। आई नो आप सभी लोग थक चुके होंगे, तो जल्दी ही से हम एंड कर देंगे। और ये भी याद रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी लोग जो है वो फ्री हैंड मैपिंग जल्दी से जल्दी सीख जाएं। अब इसमें बाकी की नदियों को आइए प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर आपको नदी दिखाई देगी, याद रखिए इस नदी को कहा जाता है नाइजर नदी। याद रखें जो नाइजर रिवर है ये पाम ऑयल रिवर कहलाती है। यह भी याद रखिएगा कि नाइजर रिवर जो है नाइजीरिया और नाइजर दो देश हैं, इन दोनों में प्रवाहित होती है, ठीक है। नाइजीरिया व नाइजर इन दोनों देशों में प्रवाहित होती है और इन दोनों का नाम भी इस नदी के नाम पर ही पड़ा है, एक डायमेंशन। अब दूसरा डायमेंशन याद रखिए कि यहां पर एक और नदी है, याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है कॉन्गो नदी, और इसकी सहायक नदियों का पूरा जाल है, आपको सहायक नदियां याद करने की आवश्यकता नहीं, फाइन। याद रखें कि कॉन्गो नदी जो है, याद रखें कॉन्गो नदी जो है एक तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी चीज याद रखें कि यह नदी जो है इसके नाम पर दो देश बने हैं जिसे कहा जाता है कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये उनके बीच में जो है सीमा का निर्माण भी करती है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये जो है नदी दो बार विषुवत रेखा को काटती है, फाइन। यानी कि याद रखिए मैंने आपको बताया है कि
कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है कौन सी नदी? माही नदी। अब विषुवत रेखा या मैं कहूं भूमध्य रेखा या मैं कहूं इक्वेटर, तो इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फाइन। अब इसके अलावा याद रखें एक और मुख्य नदी आपको दिखाई देगी, इसे बेसिकली कहा जाता है, याद रखें इसे कहा जाता है जाम्बेजी रिवर। याद रखें ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये 2 देश हैं, इनके बीच में जो है, इन देशों के बीच में सीमा बनाती है। याद रखें इस पे है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे। एक डैम है जिसे कहा जाता है करीबा डैम, वो इस पर बना है या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और एक और नदी है, याद रखें इसी स्थान पर, जिसे कहा जाता है लिम्पोपो। अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं, एक तो ये कि करीबा डैम किस पर है, दूसरा ये कि कौन सी ऊपर है, लिम्पोपो ऊपर है या जाम्बेजी ऊपर है। फाइन। तो अभी मैं नीचे बना देता हूं, पर आप लोग को ये 2 प्रश्न का उत्तर मुझे बताना है कि यहां पर एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है लिम्पोपो। फाइन। और याद रखिए लिम्पोपो नदी के लिए आपको याद रखना है कि यह नदी वास्तविकता में क्या करती है, 2 बार, मैं इसका स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा हूं, लिम्पोपो रिवर जो है ये 2 बार जो है वो मकर रेखा को कट करती है। अब इसके अलावा यहां पर जो नदी है एक, मैं बता चुका हूं आपको कि ये नदी निकलती है लेक विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से, और जाती है ऊपर की दिशा में, जिसे हम कहते हैं नील नदी। फाइन। तो इस प्रकार से जो है आप चाहें तो यहां भी बना सकते हैं कि नील नदी जो है इस प्रकार से अपने डेल्टा का इस क्षेत्र में निर्माण करती है। यहां से जो है एक दूसरी आती है जिसे श्वेत नील कहा जाता है, श्वेत नील इसे कहा जाता है, इसे ब्लू नील कहा जाता है। तो ये पोर्शन जो है हमारा बनकर रेडी है, ये कंप्लीट हुई अफ्रीका की झीलें। अब इसके साथ जो है ये वाला पार्ट हमारा एंड होता है, अफ्रीका वाला। याद रखें कि मैं आपको जो है वो एक शॉर्ट में बता दूं, बाद में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस विषय पर, कि यहां पर 3 कोस्ट आपको दिखाई देंगे, 3 तटीय क्षेत्र हैं। एक को कहा जाता है घाना कोस्ट। फाइन। ये घाना कोस्ट आता है, एक को कहा जाता है गोल्ड कोस्ट, ये गोल्ड कोस्ट आता है घाना में, कोस्ट का मतलब तटीय क्षेत्र है। फाइन। दूसरा है, याद रखें, जिसे कहा जाता है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है वो आइवरी में ही आता है। जानने की चीज ये है कि आइवरी कोस्ट जो है वो वास्तविकता में आइवरी हाथी दांत को कहा जाता है। एक समय पर स्मगलर्स यानी कि ब्रिटिशर्स यहां से जो है हाथी दांत की स्मगलिंग करते थे। घाना कोस्ट को गोल्ड कोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक समय स्मगलर्स यानी कि ब्रिटिशर्स यहां से स्मगलिंग करते थे गोल्ड की। तीसरी चीज है स्लेव कोस्ट। याद रखें कि अब आपको मुझे बताना है कि ये नाइजीरिया में आता है, नाइजर में आता है, या फिर ये नाइजीरिया टोगा फाइन यहां आता है या दोनों में आता है। फाइन। थोड़ा सा सर्च करिएगा, आंसर में जो है बहुत एक सिंपल से गूगल सर्च पे आ जाएगा, सही आंसर लगभग मैंने बता भी दिया है आपको। याद रखें ये जो स्लेव कोस्ट है, स्लेव कोस्ट से अफ्रीका के जो लोग हैं उनको दास बनाकर अंग्रेज इसकी स्मगलिंग करते थे। कहां? उत्तरी अमेरिका में। याद रखिए उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए में आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, हमेशा याद रखिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जन्म किसने दिया है? ये सारे ब्रिटिशर्स ने दिया है। यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये ब्लैकों को स्मगल किसने करा उस एरिया में, भेजा किसने उस एरिया में? इन्हीं ब्रिटिशर्स ने। यहां से याद रखिएगा कि ऊपर से ब्रिटेन से एक शिप चलता था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, शिप चलता था, अफ्रीका आता था। याद रखें ये शिप जो है निकलता था जब वहां से तो खाली निकलता था। अब सोचे कोई शिप व्यापार करने जा रहा है और खाली जा रहा है। फाइन। अब क्या करता था वो निकल के जाता था अफ्रीका, वहां से भरता था लोगों को, बहुत कम कॉस्ट दिया और लोग भर लिए। अब उनको शिप लेकर जाता था कहां? यूएसए। यूएसए में गए और कच्चा ये स्लेव दे दिए, स्लेव दे के मोटी रकम ले ली। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वही अंग्रेज लोग जो है वो वहां पर कृषिगत गतिविधियां कर रहे हैं, बेसिकली जो है गार्डनिंग करा करते थे। फाइन। हॉर्टिकल्चर करा करते थे। अब उनको दे दिया, वहां से जो है स्लेव्स को बेचा, बेचने पर मुनाफा आया, मुनाफा हटाया, थोड़ा सा पैसा और लगाकर जो है वो क्या कर लिया, वहां से कच्चा माल खरीद लिया उन्हीं अंग्रेजों से। अंग्रेजों के पास फिर पैसा आ गया। फाइन। अब एक अंग्रेज पार्टी ने दूसरे अंग्रेज पार्टी को स्लेव दिए, पैसा लिया, फिर दूसरे अंग्रेज पार्टी से जो है उसने क्या ले लिया कोई संसाधन, खासकर कच्चा माल। उस कच्चे माल को लेकर अगर कहा वहां पर वापस यूरोप में जाके उस कच्चे माल को बेच दिया, और बेचने के बाद जो है फिर से प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट आने के बाद उसी प्रॉफिट से क्या खरीद लिया? फाइनल प्रोडक्ट, और उसको कहां बेच दिया? अफ्रीका में।
अफ्रीका के लोगों को या फिर इंडिया में। फाइन, तो देखिएगा शिप चला खाली और निकाला पैसा। फाइन, तो ये जो था ये ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉइटेटिव ट्रायंगल था, जिसे कहा जाता है कि ये एक समय पर ट्रेड ट्रायंगल था यूएसए का। क्लियर, और इसी नाम पर जो है तीनों कोस्ट का नाम पड़ा है। ये दिखाता है कि गुलामी के समय किस प्रकार से इन देशों का और हमारे देश का एक्सप्लॉइटेशन करा था अंग्रेजों ने। क्लियर, तो दिस वन पार्ट इज एब्सोल्यूट क्लियर। आई थिंक आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। फाइन, तो हमारी नदियों वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अफ्रीका के जो है वो सहारा वाला एरिया से रिलेटेड सारे डायमेंशन कवर हुए। मैं मानकर चलता हूं कि ये सारी चीजें जो है आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आना प्रारंभ हो चुकी हैं। फाइन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इसके नोट्स बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा देखिए इस प्रकार से पढ़ाने में आप फील भी कर पा रहे होंगे कि एनर्जी एफर्ट मेरा ही नहीं टीम का भी बहुत लगता है। तो इसको अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें। अगर ये वीडियो शेयर होता है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं इसी प्रकार से आप तक कंटेंट लाने के लिए। ओके, दूसरी चीज है मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी लोग जो है वो देखिए मेरी एडवाइस है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप जरूर आए इस बैच में। P2I बैचेस विल गोइंग टू चेंज योर जर्नी। आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा जब आप इस बैच का पार्ट बनेंगे। मेरा कोड यूज करेंगे तो और भी ज्यादा खुशी होगी। फाइन, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।